लिए तैयार करिए। जी सर। हाँ, और सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आज के मुझे लगता है कि सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिरीष सर, हमारी आवाज आ रही है आपके पास तक? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। अरे सर नमस्कार। सर नमस्कार, वेलकम सर। जी नमस्कार सर। सर मैं डॉक्टर आरपी सैनी, जी जी असिस्टेंट सैनी जी, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट नमस्कार ऑफ एजुकेशन। नमस्कार सर। जी। बच्चों, डॉक्टर साहब आज के हमारे आज और कल के सर हमारे एक्सपर्ट हैं, और आप शायद हो सकता है कुछ लोग सर से परिचित हों, और जो लोग सर से परिचित नहीं है तो एक संक्षिप्त, क्योंकि सर के बारे में बताना तो मेरे ख्याल से अगर हम पूरी क्लास आज की चलाएंगे तो शायद सर के बारे में चीजें पूरी हो पाए। सर का अपना एक बहुत बड़ा शैक्षिक नेटवर्क है और शैक्षिक कंट्रीब्यूशन है, जिसके बारे में यदि हम विस्तार से बताएंगे तो पूरी क्लास आज की हो जाए तब भी पूरा ना हो। बहुत शार्ट शब्दों में हम सर के बारे में आपको बता रहे हैं कि सर ने अपना जो शैक्षिक जो एक कैरियर के रूप में, एक टीचर ट्रेनर के रूप में जो अपने आप को जो अपनी शुरुआत की थी वो राजस्थान से शुरुआत की थी, वहां से चले और उत्तराखंड, सहारनपुर, इग्नू, पंजाब होते हुए आज सर जो है आपने एक बहुत नेशनल या कहें कि एक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिस अपने आप में केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर अबाउट इंडिया भी उसका अपना एक नाम है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, आप लोगों ने सुना होगा अच्छी तरीके से, वर्धा, महाराष्ट्र। तो सर राजस्थान से शुरू हुए शैक्षिक जीवन का कैरियर अपना शुरू किया और लोगों को जागरूक करते हुए, अवेयर करते हुए, लोगों को शिक्षा देते हुए आज जो है वर्धा तक पहुंचे हैं। और ये सर के जो शैक्षिक यात्रा है उसका ये अंत नहीं है, सर को भी और बहुत दूर तक जाना है, और मैं समझता हूं कि सर के लिए वो स्थान जहां भी है वो नहीं है, सर उससे और बहुत दूर तक जाएंगे। आपको मैं बता दूं सर के बारे में कि सर जो है बहुत सारे जो बोर्ड ऑफ स्टडीज हैं उसके मेंबर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और पास्ट में भी रहे हैं। कोऑर्डिनेटर डिफरेंट जो प्रोग्राम होते हैं विश्वविद्यालयों के उसमें रहे हैं, एग्जामिनेशन कमेटी के उसके कोऑर्डिनेटर रहे हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट रहे हैं, इवन कि सर बहुत सारी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लाइफ मेंबर हैं। कई सारे जो एडिटोरियल बोर्डशिप होते हैं उनके मेंबर हैं, किसी के चेयरमैन, ये तमाम चीजें सर के पास नहीं है। सर का अपना एक जो कैरियर, शैक्षिक कैरियर एक बहुत बड़ा है। 8 से अधिक छात्रों ने सर के अंडर में अपना शोध कार्य पूरा किया है और कुछ शोध कार्य सर के अंडर में चल रहे हैं। सर ने एमएड और एमफिल लेवल पर भी बहुत सारे रिसर्च कराई हैं। ऐसी रिसर्च जो शायद बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, ऐसी रिसर्च सर के अंडर में हुई है। यदि आप सर के बारे में पूछिए तो सर का जो 49 नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सर के पब्लिकेशन हैं, 49। हम लोग बड़ा हमारे काल्पनिक होता है कि हम इतना पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर एक छोटी सी उम्र में सर ने जो है 49 सर के पास पब्लिकेशन हैं। सर ने 12 बुक्स लिख डाली है, तमाम नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार कॉन्फ्रेंस में सर की भागीदारी रहती है, एक चेयरमैनशिप के रूप में और एक प्रेजेंटेटर के रूप में, तमाम प्रकार से सर की भागीदारी रहती है। तो सर के बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। अब मैं समझता हूं कि सर को ही ये चांस देता हूं कि सर आप जो है बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, सर आप इनको जो है आप आज की क्लास जो है आप इनको देखिए कैसे करना है। सर जी जी नमस्कार सर, मेरी आवाज स्पष्ट है? यस सर। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद सैनी जी का कि जिन्होंने पिछले 2 महीने से मुझे इनवाइट कर रहे हैं और फाइनली हम लोग आपके यहाँ उपस्थित हुए, वर्चुअली ही सही, फेस टू फेस होना संभव नहीं हो पा रहा था कई रीजन से। तो
आपका बहुत बहुत आभार सैनी जी कि आपने मुझे मौका दिया सभी पीएचडी शोधार्थियों से बात करने का। साथ ही आभार हमारे मित्र प्रोफेसर मुनेश जी का भी, जिनके अंडर ये पूरा विभाग कार्य कर रहा है और जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोगों को जो डिस्कशन करना है वो वेरिएबल्स पे करना है और रिसर्च डिजाइन पे हमें डिस्कशन करना है। तो आप सभी लोग पीएचडी स्टूडेंट है ना, एमएड तो आपने सभी ने किया होगा या एमए एजुकेशन किया होगा, है ना? यस सर। यस सर, एम एजुकेशन। अच्छा, कुछ लोगों ने एमए एजुकेशन किया है, कुछ ने एमएड किया है। तो एक तो ना कुछ लोग अपना वीडियो जरूर ऑन कर लो, उससे ये रहता है कि भाई बीच बीच में करते रहो, ऐसा नहीं कि पूरे घंटे बैठना है, बीच बीच में कुछ लोग ऑन करते रहो, तो एक इंटरेक्शन होता रहता है। बेटा मैं कोई आपको पीपीटी वीपीटी नहीं पढ़ाने वाला, मेरे पास पीपीटी है, कहोगे तो मैं भेज दूंगा, लेकिन मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? या पढ़ाऊं पीपीटी से? कोई फायदा नहीं होता पीपीटी से। हम आपस में डिस्कशन करेंगे, आप कहोगे तो मैं सैनी सर को भेज दूंगा, वो आप लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि हमें दो विषयों पर बात करनी है। पहले हम ये चर के बारे में बात करेंगे और फिर एक ब्रेक लेके फिर हम दूसरा विषय शुरू करेंगे, ठीक है? तो चर वेरिएबल्स के बारे में सुना है आप लोगों ने? क्या होते हैं सर? क्या होते हैं सर जिन्हें मापा जा सके सर, उनको चर बोलते हैं सर। जी सर। अच्छा, जो सर चेंजेबल हो, मेजरेबल हो। जी सर, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों वे में सर जो मापे जा सके सर। जरूरी नहीं क्वांटिटेटिव ही मापे जा सकते हैं, वो क्वालिटी वाइज भी सर मापे जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि सर आपने अच्छे से कंपोनेंट या एट्रीब्यूट जिसको चेंज किया जा सके या मेजर किया जा सके उसको हम वेरिएबल कहते हैं। बहुत बढ़िया, तुम्हें तो मेरे से भी ज्यादा पता है, अब मैं क्या बताऊं फिर तुम्हें? चलो कोई नहीं, जितना मुझे पता उतना मैं बताऊंगा। मैं तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है मुझे लगता है रिसर्च। कितने दिन से चल रहा है कोर्स वर्क? लगभग 2 महीने हो गए सर। सर नवंबर से चल रहा है। अच्छा, नवंबर से, बहुत बढ़िया। तो जैसा, हालांकि हम तो आपको चर पता है, उसके बाद उससे थोड़ा सा अलग हटके हम डिस्कशन करेंगे, हाँ ठीक है? तो क्योंकि आप जानते ही हैं कि चर क्या है। चर वह विशेषता है, वह गुण है जिसका हम मापन कर सकते हैं। वो हो गया काम फिर। हाँ। तो चर वह विशेषता है, वह गुण है जिसका हम मापन कर सकते हैं या जिसमें परिवर्तित होने का गुण होता है। यानी कि दो चीजें होती हैं चर में, एक तो जिसको मेजर किया जा सके और दूसरा जिसमें परिवर्तित होने का गुण हो, यानी कि जो चेंज होता हो, है ना? एक ऐसा एट्रीब्यूट और एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम मेजर कर सकते हो आंकिक रूप से, या हो सकता है उसको हम गुणात्मक रूप से भी कर सकते हो, साथ ही जिसमें परिवर्तित होने की संभावनाएं है, यानी कि जो चेंज होता हो, जो परिवर्तित हो सकता हो। यदि कोई चर ऐसा है जहां जिसका स्कोर्स परिवर्तित नहीं हो रहा, इट मीन्स वह चर के रूप में हमारे रिसर्च में काउंट नहीं होगा। उदाहरण के लिए आपकी, मान ले आप कितने स्टूडेंट हो यहाँ पर पीएचडी करने वाले? 48 तो मुझे दिख रहे हो। 48, 50, 52, 54 तो मुझे आप लोग दिख रहे हो सामने, है ना? 54 स्टूडेंट हो। आपकी यदि मैं हाइट को नापने लगूं और सबकी हाइट आपकी 5.6 आ जाए, तो क्या उसको चर के रूप में ले सकते हैं हम? नो सर। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मान परिवर्तित नहीं है, एक जैसी है सर। एक जैसा है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। हाँ, ग्रुप का ये जरूरी बात है कि जो एक एवरेज होता है उस एवरेज के थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा चीजें हो सकती हैं, बट जब हम किसी चीज को चर के रूप में मानने की बात करते हैं, यानी कि यदि सबकी चर लंबाई समान है तो उसके द्वारा किसी दूसरी चीज में परिवर्तन नहीं होगा।
चर हम क्यों मानते हैं किसी चीज को? हम इसलिए वेरिएबल मानते हैं बिकॉज हम ये जानते हैं कि कोई चीज चर है तो इसका मतलब उसका मापन हम कर रहे हैं और उस मापन का प्रभाव किसी दूसरी चीज पे पड़ने वाला है। यही बात है ना। तो जब कोई चीज परिवर्तित ही नहीं हो रही, जब कोई चीज मापन ही नहीं उसका हो पा रहा, तो वो चर कैसे होगी? क्योंकि सबकी लंबाई समान है। सबकी लंबाई समान है, इसका मतलब लंबाई के कारण जो प्रभाव किसी दूसरी चीज पे पड़ना था वह नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम ये रिसर्च करने वाले थे कि आपकी लंबाई का इफेक्ट आपकी रनिंग कैपेसिटी पर क्या पड़ता है। ठीक है, अब सब लोग लंबे हैं, सब लोग समान लंबे हैं, 5.6 इंच है, तो इसका मतलब आपकी लंबाई का उसके रनिंग पर कोई एक इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सभी समान लंबे। हाँ, कुछ लंबे होते, कुछ छोटे होते, कुछ एवरेज होते, तो प्रभाव पड़ सकता था, इसलिए यहां पर उसको चर के रूप में नहीं लेते। तो इसलिए एक एबिलिटी यानी कि उस गुण का कोई ना कोई स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, वो कम ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज वो चर के रूप में काउंट नहीं होता। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स। आप बुक्स में पढ़ोगे, कौन सी बुक पढ़ते हैं आप रिसर्च की, कोई आइडिया? अरुण कुमार सिंह की पढ़ी है सर। वो तो सब पढ़ते ही हैं, वो तो एक बेस है ना, हमने भी पढ़ी थी वो। हैं? जॉन डब्ल्यू बेस्ट सर। ऐसे तो सर जॉन डब्ल्यू बेस्ट है, कर्लिंगर हैं। कर्लिंगर की तो बहुत खतरनाक बुक, कैसे पढ़ पाते हो उसे? सर हमने तो एक सिंह ही पढ़ी है। एके सिंह बेस्ट, मतलब हिंदी मीडियम से किसी को पढ़ना है तो एके सिंह काफी हद तक बेस्ट होती है, क्योंकि इनिशियल यदि किसी को कुछ नहीं पता और रिसर्च को जानना चाह रहा है तो एके सिंह बहुत अच्छी है। हालांकि क्रैचवेल के बारे में सुना है आपने? सर आर.ए. शर्मा और एस.पी. गुप्ता, अलका गुप्ता। आर.ए. शर्मा का भी मत पढ़ना, ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही ना ये बात? आर.ए. शर्मा बिल्कुल नहीं है, रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है तो गलत है। और सर एस.पी. गुप्ता, अलका गुप्ता की सर वो अच्छी है, वो अच्छी है। सर एस.के. मंगल। अब जाते मत जाओ ना आगे, देखो मैं बता रहा हूं, यदि आपको इनिशियल लेवल पे अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, जो मेरा अनुभव है पिछले 16 साल का, वो यह कहता है कि एके सिंह आप इनिशियली पढ़िए, ठीक है? एके सिंह में जो चीजें दी गई हैं वो आपको समझ के आपको विकसित करेंगी, और फिर यदि आपने एके सिंह पढ़ लिया तो फिर तो आपको जॉन डब्ल्यू बेस्ट है, क्रैचवेल है, ये बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, मॉरिसन की है, आजकल तो ई बुक्स भी बहुत अवेलेबल हैं, वो पढ़ सकते हैं, है ना। और क्योंकि अब ज्यादा एक ही चीज को अलग अलग बुक्स में पढ़ने से फायदा नहीं होता। हर टॉपिक के लिए, जैसे आप क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए बात करना चाह रहे हैं, आप डिजाइनिंग के लिए बात करना चाह रहे हैं, तो आपको क्रैचवेल से बेटर नहीं मिलेगा। आप इंग्लिश मीडियम है और आपको बेस क्लियर करना है, आपको बेस्ट जॉन डब्ल्यू बेस्ट से बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। आप हिंदी मीडियम के हैं, आपको रिसर्च को समझ बनानी है, तो एके सिंह से बेहतर नहीं किसी ने लिखा है, जहां तक हमारी समझ है ना। और तो बहुत दुनिया भर की बुक्स हैं, पढ़ सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको जो डिफरेंट बुक्स दी गई हैं, हाँ कुछ पूछना चाह रहे थे, बताइए। सर एक्सक्यूज मी सर, क्रैचवेल सर हिंदी में भी आते हैं सर? क्रैचवेल हिंदी में नहीं है, पर उसकी इंग्लिश ऐसी है बेटा, हिंदी वाले भी समझ जाते हैं। ओके सर। हाँ, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। उसको तो आप ले ही लो, एक बेस बुक बना लो, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो जाती हैं आपको। सर बुक का टाइटल क्या होगा? बहुत सारे टाइटल हैं, आप वो वाली ले लीजिए जिसमें दोनों अप्रोचेस दी गई हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स। बहुत सारे टाइटल हैं इस बुक के, पर जो जिसमें तीनों चीजें दी गई हैं ना डिटेल में, वो ले लीजिएगा आप। ओके, ठीक है। तो हर बुक ने ना चर के बारे में अलग अलग बातें कही हैं, तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पर, स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन पे पहुंचना बड़ा डिफिकल्ट है। तो हम कैसे पहुंचे भाई, ये बड़ा डिफिकल्ट होगा। पर जो यदि हम एक ब्रॉड नेचर के बारे में बात करें तो चर दो प्रकार के जनरली होते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और दूसरे डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल मीन्स सतत चर और डिसकॉन्टिन्यूअस मीन्स
असतत, है ना। हमारी हाइट क्या है, असतत है ना। जी सर, कॉन्टिन्यूअस है बिकॉज जी वहां पर पॉइंट के बाद भी पॉइंट है ना चीजें चलती रहती हैं। जैसे हमारी हाइट क्या हो सकती है, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 2, 5.25, 5.26, 5.27। इट मीन्स जहां पर कोई एक तरीके से जहां जो कंटिन्यूअस में फॉर्म में होता है, दैट इज सतत चर। सतत चर जैसे हमारी हाइट है, हमारा वेट है, ये सारे हमारे स्कोर्स हैं, है ना। अचीवमेंट के जो स्कोर्स होते हैं वो भी सतत चर होते हैं। असतत चर, जेंडर क्या है, असतत। क्यों क्यों, देयर इज फीमेल फीमेल, है ना, या थर्ड जेंडर, देयर आर 3 डिफरेंस, मतलब 3 लेवल्स हैं उसके। या रूरल है, अर्बन है, क्या है, घर में कमरों की संख्या है, कमरों की परिवार में फैमिली सर, लोगों की संख्या सर। बिल्कुल, ये तो तुम अरुण कुमार सिंह के एग्जाम्पल दे रहे हो, है ना। कमरों की संख्या, है ना, परिवार में सदस्यों की संख्या, कितने सदस्य हैं, सब क्या है, वो बुक आत्मा में समा गई है। हाँ, ये सब क्या है, असतत चर है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो होता नहीं कि मैं कोई पूछे आपसे रूरल हो या अर्बन हो, तो आप या तो रूरल होगे जी। ऐसा तो है नहीं कि 15 दिन राजधानी नागपुर है और 15 दिन मुंबई है ना। गर्मियों की राजधानी जम्मू और गर्मियों की राजधानी श्रीनगर और सर्दियों की राजधानी जम्मू, ऐसा तो नहीं होता। या तो राजधानी, हमारे तो राजधानी क्या लखनऊ है ना, यूपी वालों की। तो जहां पर सिर्फ एक ही ग्रुप में सम्मिलित होने का चांस हो, जहां पर क्लियर कट डायकोटमी हो, 200 चीजों में क्लियर कट एक डायकोटमी है, उसको हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, असतत चर। ठीक है, अब एग्जांपल्स आपने देख लिए सतत चरों के। सतत चर कौन कौन से, जो जो हमारे स्कोर्स होते हैं। कौन से स्कोर्स, हमारी लंबाई है, चौड़ाई है ना, हमारा कितने मिनट में आप दौड़ते हैं, टाइम है, आपके अचीवमेंट के स्कोर्स हैं। असतत चर जो बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम कैटेगरिकल वेरिएबल्स भी बोलते हैं, कैटेगरिकल, जो कैटेगराइज करते हैं हमारी चीजों को। जैसे दीज आर मेल, दीज आर फीमेल्स, ये रूरल हैं, ये अर्बन है, ये सोशो इकोनॉमिकली हायर ग्रुप के हैं, ये एवरेज के हैं, ये लो ग्रुप के हैं। तो हम ज्यादातर स्टडीज जो करते हैं सतत चर की करते हैं या असतत चर की करते हैं, ज्यादातर एक जनरल साइड डिस्क्रिप्शन यदि बताएं। हालांकि कोई भी चर, ये जो चर हैं एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, अगले बार जो हम बात करेंगे, पर मोस्टली हम स्टडीज जो करते हैं किसकी करते हैं, सतत चरों की करते हैं या असतत चरों की करते हैं, बताओ। सतत, कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस की मोस्टली कंटिन्यूअस है, एंड वी यूज discontinuous variables for categorizing those individuals। जैसे हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं ना, गांव को शहर के साथ कंपेयर करते हैं, मेल को फीमेल के साथ कंपेयर करते हैं, है ना, SES के डिफरेंट लेवल को कंपेयर करते हैं। बट देयर मे बी सम सर्टेन वेरिएबल्स, जैसे पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी क्या है सर, शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। नहीं, पर्सनैलिटी डेफिनेशन नहीं पूछी मैंने, चर के बारे में पूछा। कंटिन्यूअस, अच्छा सर, कंटिन्यूअस चर है सर, ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअस स्कोर्स कंटिन्यूअस में आते हैं पर्सनैलिटी के, बट वी कांट से, वी आर सेइंग दैट एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट, देन क्या हो गया ये सर, ये फिर असतत हो जाएगा, ये असतत हो गया। अब देखिए उसके स्कोर्स कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, बट वी आर हैविंग ए क्लियर कट डायकोटमी। जैसे यहां से ऊपर यदि उसके स्कोर्स हैं, इट मींस ही इज एक्सट्रोवर्ट। यहां से नीचे हैं तो
इंट्रोवर्ट, और इस बीच में है इट मींस एम्बिवर्ट। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही कैन चेंज हिज पर्सनैलिटी। तो स्कोर्स वहां पर कैसे हैं? स्कोर सतत हैं, लेकिन हमें क्लियर कट डायकोटमी वहां पे मिल रही है, तो वो असतत। तो जब हम किसी चीज को कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं तो कैटेगराइजेशन जो है असतत चर के आधार पर होता है, इसको हम कैटेगरिकल वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, सतत और असतत। अब हम दूसरा डेफिनेशन देखें, दूसरा एक वो देखें प्रकार, तो वह है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल? बताइए बताइए। जिसको मैनिपुलेट किया जाता है या जो किसी भी चीज पर प्रभाव डालता है, जिसमें फेरबदल किया जाता है। जिसमें फेरबदल कर सकते हैं, जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना, और जिसमें हम चेंज कर चीजों को। ठीक है, तो इसलिए बेटा अलका आप म्यूट हो जाइए, आपका रिफ्लेक्ट आ रही है मेरी वॉइस, यदि आप अनम्यूट होते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस जहां हम जिसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, जिसमें चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें परिवर्तन कर सकते हैं, तो दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हुए? जिन पर प्रभाव पड़ता है, जिसको मापने के लिए शोधकर्ता वर्क करता है कि कौन से चर प्रभावित होंगे। हाँ, जो मैनिपुलेशन का इफेक्ट हम जिस चीज पर देखते हैं, जिस वेरिएबल पर देखते हैं, वो हमारे हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो मैनिपुलेशन का जो इफेक्ट हमें जिस पे चर पे देखते हैं वो कौन से होंगे? वो होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिसमें मैनिपुलेशन करेंगे वो कौन से? इंडिपेंडेंट। जिसमें मैनिपुलेशन का इफेक्ट देखेंगे वो होंगे डिपेंडेंट। तो स्पेसिफिकली जब हम कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, हम वहां पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। आप में से बहुत लोग मुझे भी कहते हैं, सोचते होंगे, देखते होंगे कि मैनी पीपल्स आर राइटिंग वेरिएबल्स अंडर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कैटेगरी व्हेन दे आर डूइंग सर्वे काइंड ऑफ रिसर्चेस। देखा है आपने? बहुत लोग लिखते हैं, सर्वे कर रहे हैं, बट दे आर राइटिंग दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जी हमारा एटीट्यूड और परसेप्शन, और डिपेंडेंट है हमारा रिजर्वेशन। वी वांट टू सी द attitude and perception of secondary school teachers towards reservation। तो इसमें हमारा इंडिपेंडेंट तो है एटीट्यूड और परसेप्शन, और डिपेंडेंट है रिजर्वेशन और हमारे सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट। ऐसे आपने देखा होगा बहुत लोग लिखते हैं। क्या वो सही करते हैं? क्या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अलावा भी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल्स का कंसेप्ट है? ये सर है। कैसे है सर? मुख्यतः तो सर जो है टीचिंग शिक्षण विधि हमारी लर्निंग को प्रभावित करती है, तो सर शिक्षण विधि जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगी और लर्निंग हमारी डिपेंडेंट हो जाएगी। लेकिन वो कौन सी रिसर्च होगी? क्या सर्वे रिसर्च होगी? वो एक्सपेरिमेंटल हो जाएगी सर। मुख्यतः एक्सपेरिमेंटल में ही होती है क्योंकि मैनिपुलेशन उसमें होता है, उसकी मुख्य विशेषता होती है। बट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ज्यादातर हम सभी उसमें देखेंगे कि किसका क्या प्रभाव पड़ा, चाहे वो केस स्टडी हो चाहे सर्वे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ये अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि यदि आप एक्सपेरिमेंटल के अलावा कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वहां आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लिखना है। वहां पर आप क्राइटेरियन वेरिएबल लिख सकते हैं। सर जैसे हम सर जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं सर, उसमें तो हम लोग नहीं देखते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। क्वालिटेटिव नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर्वे। हम एक्सपेरिमेंट के अलावा कोई भी रिसर्च जो हम करते हैं ना, सर्वे काइंड ऑफ रिसर्च, कोरिलेशन काइंड ऑफ रिसर्च, या फिर आप क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत कह रहे हो,
कहीं भी नहीं दिया जाता, कहीं भी नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि वहां आप किसी मैनिपुलेशन का इफेक्ट नहीं देख रहे हो, आप तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन देख रहे हैं। जहां मैनिपुलेशन नहीं है वहां इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कंसेप्ट नहीं होगा। और मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन और तीसरी चीज क्या है? कंट्रोल। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसलिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मेंशन करते हैं। तो और जगह क्या करें? और जगह हम क्राइटेरियन वेरिएबल का नाम से उनको मेंशन करते हैं। हम वहां पे इंडिपेंडेंट नहीं लिखते, हम लिखते हैं क्राइटेरियन वेरिएबल। ठीक है सर एक बार और समझा दीजिए सर इसको जरा फिर से। यस सर, क्राइटेरियन वेरिएबल के बारे में सर थोड़ा बता दीजिए कि इसको कैसे फिर लिखेंगे। जब भी हम कोई रिसर्च, सर एक क्वेश्चन है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो में हम कैसे लिखेंगे? एक्स पोस्ट फैक्टो इज ए काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यस सर। तो उसमें क्या है? उसमें हम इंडिपेंडेंट के आधार, डिपेंडेंट के आधार पर इंडिपेंडेंट की खोज करते हैं। तो इसलिए वहां पर मेंशन किया जाता है एक्सपोर्ट फैक्टो और एक्सपेरिमेंटल, दीज आर द काइंड ऑफ रिसर्च जो कि एक्सपेरिमेंटल के अंतर्गत ही आती है ना, इसलिए। लेकिन जो अदर काइंड ऑफ रिसर्चेज हैं, जैसे सर्वे है या कोरिलेशन है या क्वालिटेटिव रिसर्चेज हैं, क्योंकि वहां पर आप किसी क्राइटेरिया के आधार पर कंपैरिजन कर रहे होते हो। तो दैट क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल परसेप्शन, आप मान लिया प्रत्यक्षण, आप एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति देख रहे हैं किन्हीं लोगों की, तो दैट योर क्राइटेरिया इज, योर क्राइटेरियन वेरिएबल इज परसेप्शन एंड एटीट्यूड। तो वो आप उनको वहां पर क्राइटेरियन वेरिएबल मेंशन करते हो। कैटेगरिकल वेरिएबल यहाँ पर कौन होगा? आप कैटेगराइज करते हैं रूरल की परसेप्शन और अर्बन का परसेप्शन, दैट इज कैटेगरिकल वेरिएबल। तो इसलिए वहां पर आप जो वहां पर ये मेंशन करते हो कि क्राइटेरियन वेरिएबल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हमारा ये क्राइटेरियन वेरिएबल, इसके स्कोर्स आप, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जैसा कि रोडिगर ने डिफाइन किया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आर दोज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर, जिन पर मैनिपुलेशंस एक एक्सपेरिमेंटर करता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल वो हैं जिस पर उस मैनिपुलेशन का इफेक्ट देखता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल को कई अलग नामों से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आते होंगे एग्जाम में कि आउटकम वेरिएबल, रेस्पॉन्स वेरिएबल, और समटाइम्स वी आर सेइंग दिस एज क्राइटेरियन वेरिएबल। और यही क्राइटेरियन वेरिएबल इज known as the criteria for comparison when we are conducting survey kind of researches, correlation kind of researches. तो आश्रितचर क्या है? जिसके बारे में पूर्व कथन करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं कि इसका पर ये इफेक्ट होगा। इसको हम आउटकम वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, इसको रेस्पॉन्स वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, इसको क्राइटेरियन वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। सर मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम लोग सर्वे रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे आईवी को हम क्राइटेरियन वेरिएबल के नाम से और डीवी को आउटकम वेरिएबल के नाम से मेंशन कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, वहां पे आईवी और डीवी का कंसेप्ट ही नहीं है। वहां पर तो हम ये कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया वी आर कंपेयरिंग द क्राइटेरिया, वी आर कंपेयरिंग दीज वेरिएबल्स। तो वहां पर आप सिर्फ चरों का नाम लिखिए, या ज्यादा ही आपको स्पेसिफिक बनना है तो वहां पर आप लिख दीजिए कि दीज आर क्राइटेरियन वेरिएबल। सर एक एग्जांपल के थ्रू समझा दीजिए सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना कि हम 50 बच्चों का स्टडी करना है, उनके अभिवृत्ति का अध्ययन करना, एटीट्यूड का। तो 50 बच्चों के अभिवृत्ति को हम, क्योंकि स्टडी हम अभिवृत्ति की कर रहे हैं, तो अभिवृत्ति हमारी है क्राइटेरियन वेरिएबल है। और बच्चे मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, तो दीज आर कैटेगरिकल वेरिएबल, जिसके हम उन दोनों के आधार पर स्टडी कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि हमारे वेरिएबल्स ये हैं, आइडेंटिफाई वेरिएबल। और स्पेसिफिक बनना है देन यू कैन से कैटेगरिकल वेरिएबल,
जेंडर और क्या कहेंगे इसको, SES और पर्सनैलिटी, और क्राइटेरियन वेरिएबल एटीट्यूड, परसेप्शन और व्हाट्सोएवर जो भी आप लेते हैं आप ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब है और थोड़ा डिफिकल्ट चीज है, ये समझ में आ गया नहीं आया, मुश्किल से आ रहा होगा। सर बेसिकली जो है आ रहा है एक्सपेरिमेंट के अलावा जहाँ भी जो है सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करेंगे वहाँ पे कैटेगोरिकल लिखेंगे, और जहाँ पर डिपेंडेंट का यूज करेंगे वहाँ पे क्राइटेरियन। आप इसको ना कंपेयर ही मत करो भैया, नहीं तो हमारा बड़ा कंफ्यूजन होगा। उसको अलग ही रहने दो, इलाहाबाद को इलाहाबाद रहने दो, कानपुर को कानपुर रहने दो। ठीक है, इनको कंपेयर करो ही मत। तो मैंने कहा ना कि वहां पर जिस चीज के, अब एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, इसमें तो मैनिपुलेशंस होती हैं, ये होता है, वहां पर तो मैनिपुलेशन नहीं होती। देन व्हाई वी आर सेइंग द क्राइटेरियन वेरिएबल इक्विवेलेंट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देयर इज नो मैनिपुलेशन। व्हाट इज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, वी आर जस्ट वाचिंग दैट। हम उसको ही देख रहे हैं ना, हम तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन को देख रहे हैं। यस सर, हम वहां पर कोई मैनिपुलेशन नहीं कर, इसलिए इसको कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। वहां पर जिसका स्टडी करना है उसको हम क्राइटेरियन वेरिएबल कहते हैं, जिसके आधार पर करना है उसको कैटेगरिकल वेरिएबल कह देते हैं। कर देते हैं। कंपैरिजन करोगे तो लड़ाई हो जाएगी, फिर इलाहाबाद वाले अपने आप को बेहतर कहेंगे, कानपुर वाले अपने आप को बेहतर। यस सर, यस सर। हाँ, ये इसलिए। ठीक है, जब मैं पढ़ता था ना तुम्हारी तरह था, तो मुझे वेरिएबल कभी समझ में ही नहीं आया जीवन में। इवन 5 साल तक तो मुझे वेरिएबल कभी आया ही नहीं समझ। एक दिन मैंने ठाना ये वेरिएबल को समझना है, क्या है ये। फिर मैंने कम से कम 20 किताबें ली, उसके वेरिएबल चैप्टर को सामने रखा, पूरी टेबल पे फैलाया, हर किताब से पढ़ा, तब जाके क्लियर हुआ कि कुछ नहीं है, ये सब शब्दों का माया जाल है। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। यही कंफ्यूजन सर हो जाती है, सब में सर अलग अलग मिलता है। इस टॉपिक में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, वेरिएबल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने पहले ये टॉपिक लिया। और तो देखो ठीक है, एथनोग्राफी है वो ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो जो है ना, हाइपोथेसिस है वो है, भाई ऐसे ऐसे हाइपोथेसिस होती है, उसकी टेस्टिंग ऐसे करनी है। बट इसमें बड़ा कंफ्यूजन, हर बुक अलग कहानी कहती है, तो इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट चीजों में जाना ही नहीं, आसानी से जो चीज समझ में आती है वो पढ़ लेनी है। ठीक है, अब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, ये तो बड़ा बंच है डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स का, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। अब आप देखना, अब यहां पर एक कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उनके आगे लिखा था असिस्टेंट प्रोफेसर, बट यहां पर क्या है, वो यहां पर स्टूडेंट हैं, अपने कॉलेज में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे, है ना। तो भैया जैसी परिस्थिति होती है वैसा ही आदमी चेंज हो जाता है। यहां पर मैं आपके लिए एक एक्सपर्ट हूं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मेरे बच्चों के लिए तो मैं सिंपल टीचर हूं, है या नहीं। तो ऐसे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी कंसेप्ट है। कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी कुछ कहलाता है, कोई कभी कुछ कहलाता है। तो ये समझना और डिफिकल्ट है आपको, लेकिन समझने का कोशिश हम करते हैं। देयर आर 4 डेफिनेट क्राइटेरिया, 4 डेफिनेट कैटेगरी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट इज मीडिएटिंग, या जिसको हम इंटरवीनिंग वेरिएबल कहते हैं। इंटरवीनिंग के बारे में सुना होगा ना? यस सर। जी सर। हाँ, इंटरवीनिंग भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, समझ रहे हैं। इसको मीडिएटिंग के नाम से भी जानते हैं, मीडिएटिंग और इंटरवीनिंग वेरिएबल। अब इसको इनकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनना। दीज आर हाइपोथेटिकल वेरिएबल्स। कौन से? मीडिएटिंग एंड इंटरवीनिंग। लिख लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मीडिएटिंग और इंटरवीनिंग,
These are hypothetical variable which may bring changes internally or externally, which may bring changes internally or externally in dependent variable in the presence of independent variable. These are kind of intervening variable, है ना, hypothetical variable हैं ये changes लाते हैं internally, यानी कि उसके साथ मिलकर या बाहर से, किसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल में, किसके साथ मिलकर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिलकर, जो क्लियर कट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये चेंजेस लाते हैं, परिवर्तन। इंटरनली एंड एक्सटर्नली के बाद फिर क्या बोल रहा था सर? इंटरनली और एक्सटर्नली इन डिपेंडेंट वेरिएबल और इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of independent variable. हाइपोथेटिकल वेरिएबल होते हैं ये, जो कि चेंजेस लाते हैं, किसमें चेंजेस लाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली मैं बताऊंगा क्यों, कैसे, है ना। अच्छा, कहाँ यूज करते हैं, कहाँ पर होते हैं ये वेरिएबल? एक्सपेरिमेंट्स में होते ही हैं ये वेरिएबल, हमारे सर्वे में भी होते हैं। श्वेता मैम, माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। अच्छा, ये तो कि इंटरवीनिंग वेरिएबल जो है, मीडिएटिंग वेरिएबल है, ये क्या है बेसिकली, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिलकर डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाते हैं, ब्रिंग द बिग चेंजेस, और कहाँ, एक्सपेरिमेंट्स और सर्वे रिसर्चेज में ही होते हैं। सर्वे में कैसे, सर्वे में तो इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट नहीं है, बट दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग एज मीडिएटिंग वेरिएबल इन सर्वे रिसर्चेज। जैसे हम सर्वे कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, लाइट, नॉइज। पर्सनैलिटी और एटीट्यूड जो हमारे इंटरनल वेरिएबल्स हैं। हमारा पर्सनैलिटी कैसी है, हमारी इंट्रोवर्ट है तो हम ज्यादा अच्छा नहीं, हमारे लैंग्वेज स्किल्स हो सकता है उतने अच्छे ना हो, बिकॉज वी आर इंट्रोवर्ट। और हम एक्सट्रोवर्ट हैं तो हो सकता है हमारे लैंग्वेज स्किल थोड़ी ज्यादा अच्छी, क्योंकि हम बोलते हैं, जनरली काफी बोलते हैं हम। इंट्रिंसिक वेरिएबल, एक्सट्रिंसिक, नॉइज, इफ यू आर हैविंग सम नॉइज, इफ यू आर हैविंग सम लाइट इश्यू, नेटवर्क इश्यू, ये सारे कैसे हैं, एक्सट्रिंसिक वेरिएबल। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मिलकर पता भी कई बार पता चल जाता है, कई बार पता नहीं चलता। डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लेके आते हैं। इंटरवीनिंग, इसलिए हम इसको इंटरवीनिंग वेरिएबल कहते हैं, मीडिएटिंग वेरिएबल भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंट में तो क्लियर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है क्या, टीचिंग मेथड। पर्सनैलिटी का हम इंटरेक्शन देख लेते हैं वहां पर, कि पर्सनैलिटी के आधार पर तो कोई अचीवमेंट में परिवर्तन नहीं हो रहा। सर्वेज में कैसे होते हैं ये, सर्वेज में भी कई बार क्या होता है कि आप सर्वे करने गए, कोई आपने कोई क्वेश्चन भरवाया, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनका लंच टाइम आने वाला है, उनको भूख लगी है, उनका ध्यान है ही नहीं सर क्वेश्चन की तरफ, उन्होंने पूरा क्वेश्चन ऐसे ही भर दिया गलत सलत। आप तो ये समझेंगे कि जो उसने सूचना दी है वो परफेक्ट है। कई लोग क्या करते हैं, जब हम एटीट्यूड स्केल भरवाते हैं ना, जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था मैंने स्केल भरवाया, कई लोगों ने क्या किया, ऐसे शुरू किया लगाना, ऐसे निशान लगाने शुरू किए, तो ऐसे पूरा एक वो बनाया, फिर ऐसे बना दिया, फिर ऐसे पूरा उन्होंने डिजाइनिंग से आंखें बंद करके निशान लगा दिया, दे दिया हमें क्वेश्चन। हो सकता है भाई वो भरना ना चाहते हो, उनका मूड खराब हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
तो इंटरवीन करते हैं जो रिजल्ट्स को, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं ये। ठीक है। अब दूसरे हैं कंट्रोल वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, या कोरिलेशन स्टडीज में ये होते हैं कंट्रोल वेरिएबल। पहले कौन से? मीडिएटिंग और इंटरवीनिंग वेरिएबल, इंडिपेंडेंट के एक टाइप। दूसरे कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल of secondary interest, an independent variable of secondary interest that is neutralize, जिसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं थ्रू स्टेटिस्टिक्स और डिजाइन प्रोसीजर। ऐसा वेरिएबल जो सेकेंडरी इंटरेस्ट का है, जो हमारी रुचि का नहीं है बल्कि सेकेंडरी इंटरेस्ट का है, और जिसको हम थ्रू स्टेटिस्टिक्स और थ्रू डिजाइन प्रोसीजर, कैसे मैं बताऊंगा, हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिसके इफेक्ट को। जैसे जेंडर, एज, IQ, SES, एनी सच वेरिएबल न्यूट्रलाइज कैसे कर देते हैं आप? स्टेटिस्टिकली कर देते हैं, एनकोवा यूज करके, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। जैसे हम करते हैं ना, कई बार हमने पर्सनैलिटी को प्री अचीवमेंट पढ़ाया होगा, त्यागी सर ने क्लास ली थी ना आपकी। यस सर। जी सर। उन्होंने पढ़ाया होगा, एनकोवा पढ़ाया क्या? जी सर। तो उन्होंने बताया होगा ना आपको कि प्री अचीवमेंट को हम ले लेते हैं एज ए कोवेरिएट, या हमने पर्सनैलिटी को एज ए कोवेरिएट ले लिया, या हमने एज को एज ए कोवेरिएट ले लिया, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया बाय यूजिंग एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। उससे हमने उसके रिजल्ट्स को इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हमने ले लेते हैं उसको। क्या डिजाइन प्रोसीजर मतलब? कंट्रोल ग्रुप लेकर, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं ना, तो कंट्रोल ग्रुप भी लेते हैं ना, कंट्रोल भी करते हैं ना चीजों को। जैसे हमने जेंडर को कंट्रोल कर दिया, हमने 20 स्टूडेंट लिए मेल, 20 लिए फीमेल उस ग्रुप में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, तो वी हैव कंट्रोल्ड दैट वेरिएबल। जेंडर को न्यूट्रलाइज कर दिया कि वहां पे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि लड़कियां ज्यादा हैं तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। हमने आधे आधे ले लिए दोनों, या हमने पूरा ग्रुप ही लड़कों का ले लिया, लड़कियों का नहीं लिया। तो थ्रू डिजाइन प्रोसीजर, डिजाइनिंग के थ्रू आपने कंट्रोल कर दिया। तो ये क्योंकि सेकेंडरी इंटरेस्ट के हैं, इनका प्रभाव मायने नहीं, प्रभाव पड़ता है पर मायने नहीं रखता। तो ये कंट्रोल वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है। अब तीसरे हैं हमारे ट्रीटमेंट वेरिएबल। ये सिंपल आईवी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके लिए हम फोकस कर रहे होते हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में हम इसको यूज करते हैं बेसिकली, जैसे टीचिंग मेथड्स। सर एक बार रिपीट कर दीजिए थर्ड वेरिएबल का नाम। ट्रीटमेंट वेरिएबल। ट्रीटमेंट वेरिएबल मतलब all independent variables and independent variables manipulated by the researcher, जिस वेरिएबल को रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, दैट इज ट्रीटमेंट वेरिएबल। ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जनरली। टीचिंग मेथड्स जैसे हमारे, we are using innovative teaching method, we are using blended learning, we are using constructivist approach, है ना, जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं, नया मेथड यूज करते हैं, नए तरीके से यूज करते हैं। तो ट्रीटमेंट वेरिएबल इज जनरली वी से इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंट के नाम से जानते हैं। अब चौथे हैं, क्लियर हुआ? ट्रीटमेंट जनरली जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में यूज होते हैं, जिन पर हम मैनिपुलेशंस करते हैं। एग्जांपल टीचिंग मेथड। ठीक है। अब है मॉडरेटिंग वेरिएबल, लास्ट। मॉडरेटिंग
पहला कौन सा था? मीडिएटिंग। दूसरा कौन सा था? कंट्रोल। तीसरा कौन सा था? ट्रीटमेंट। और फोर्थ कौन सा है? मॉडरेटिंग वेरिएबल। ये कौन से होते हैं? ये बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जो कि कैटेगरिकल भी हो सकते हैं और कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। सर ये कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट की तो बात ही नहीं कर रहे ना हम तो यहाँ कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इज अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि सतत या असतत कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी इंटरेस्ट के होते हैं, दे आर नॉट प्राइमरी इंटरेस्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ट्रीटमेंट वेरिएबल प्राइमरी इंटरेस्ट का होता है, क्योंकि उसी पर मैनिपुलेशंस करते हैं ना हम। तो दीज आर ऑफ सेकेंडरी इंटरेस्ट बट दे कंबाइन विद आईवी। वो आईवी के साथ कंबाइन करके डीवी यानी डिपेंडेंट, आईवी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। म्यूट करिए, म्यूट श्वेता, म्यूट करिए अपने आप को। सो सर इसका नाम एक बार फिर से बता दीजिए, इस वेरिएबल का नाम। मॉडरेटिंग वेरिएबल, MODERATING, मॉडरेटिंग वेरिएबल। ये एक आईवी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कैटेगरिकल या कंटिन्यूअस, सतत और असतत दोनों हो सकता है। ठीक है, सेकेंडरी इंटरेस्ट का ये होता है, जो कि आईवी के साथ कंबाइन करके, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक कॉम्बिनेशन बना के इन्फ्लुएंस करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। और हम इसको ना तो कंट्रोल करते हैं, ना इसके इफेक्ट को एज ए इंटरवीनिंग मानते हैं, बट वी कंसीडर दिस इफेक्ट। दैट्स व्हाई वी सी द इंटरेक्शन इफेक्ट। इसलिए हम इंटरेक्शन इफेक्ट देखते हैं। जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में जब आपको एनोवा एनकोवा पढ़ाया होगा, तब आपको बताया होगा ना एक इंटरेक्शन इफेक्ट। बताया था क्या? याद है कुछ? तो दैट इंटरेक्शन इफेक्ट इज अ काइंड ऑफ मॉडरेटिंग वेरिएबल, जो जैसे हम टीचिंग मेथड के साथ आईक्यू को भी देख रहे हैं कि आईक्यू के आधार पर तो फर्क नहीं पड़ रहा उनकी लर्निंग में। हम जेंडर के आधार पर जो तुलना करते हैं, हम एज के आधार पर, टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर। जो तुलनाएं करते हैं, तो यहां पर हम उसको रिमूव नहीं करते, उसको कंट्रोल नहीं करते, उसके इफेक्ट को इग्नोर नहीं करते, बट वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस। और हम ये देखते हैं कि इंटरेक्शन इफेक्ट कितना है। हम ये मानते हैं कि जैसे मान लिया एक टीचिंग है, यूनिवर्सिटी है, तो हम टीचर्स को ही सारा दारोमदार मानते हैं ना उसकी टीचिंग का। पर यदि हम ये कंसीडर करें कि यदि नॉन टीचिंग ना हो तो टीचर क्या सब कुछ कर पाएंगे? तो यहां पर नॉन टीचिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो ये टीचर जो है, ये नॉन टीचिंग स्टाफ क्या है? मॉडरेटिंग वेरिएबल के रूप में काम, इंटरेक्शंस करता है ना हमारे टीचर्स के साथ। उनका इफेक्ट, उनका जो अच्छा इंटरेक्शन होगा तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, काम अच्छे से होगा, बड़ा स्मूथली होगा। सो इंटरेक्शन इफेक्ट जब हम देख रहे होते हैं, देन वी आर वर्किंग फॉर द मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो ये कौन से वेरिएबल हुए? ये हुए जिनका हम इंटरेक्शन इफेक्ट देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस में खासकर इन वेरिएबल्स का बड़ा यूज है। वी आर नॉट इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स। एज, जेंडर, आईक्यू, ऐसे सारे वेरिएबल्स हैं जो कि मॉडरेटिंग वेरिएबल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट?
सर एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी इसी वेरिएबल को कहते हैं क्या? एक्सट्रेनियस और जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं वो तो बेसिकली आप इंटरेक्शन इफेक्ट उसका नहीं देखते हैं ना। जो वेरिएबल्स इनको हम एक्सट्रेनियस और कंफाउंडिंग कहते हैं ना। सर एक्सट्रेनियस वही होंगे जो आपने इंट्रिंसिक के साथ बताया था। एक्सट्रिंसिक और एक्सट्रेनियस डिफरेंट है या एक ही है सर? जो एक्सट्रिंसिक वेरिएबल एक्सट्रेनियस और एक्सट्रिंसिक एक ही होते हैं, वहां पर कंफाउंडिंग भी हम कह देते हैं। जी ओके सर, वही मैं हाँ, तो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स है ना, वो बेसिकली हमारे इंटरवीन करते हैं और वो करते ही हैं, उनके इफेक्ट को आप अलग नहीं करके देख सकते। बट समटाइम्स देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स जिनके इफेक्ट को हम चाहें तो कम कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट। आज भी जब जैसे कहते हैं ना कि आदमी फ्रेश कब होता है? सुबह। यदि सुबह एक्सपेरिमेंट किया जाए तो रिजल्ट्स अच्छे आने की संभावनाएं होती हैं। यदि दौड़ सुबह सुबह लगाई जाए तो ज्यादा तेज भागने की संभावनाएं होती हैं। दोपहर को लगाओगे तो आदमी थका हुआ रहता है, शाम को लगाओगे तो खाना पीना खा के रहता है, नहीं हो पाएगा। तो जहां कंट्रोल हो सकता है, जहां पर रिमूव किया जा सकता है उन चीजों को, कई बार उनको रिमूव करना संभव नहीं होता क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता। जैसे लर्नर्स का या टीचर्स का माइंडसेट कैसा है उसके प्रति। माइंडसेट तो आप नहीं बदल सकते, ना पता लगा सकते इजीली। क्यों? क्योंकि पूछोगे भी या लिखवाओगे भी या टूल भी बनाओगे तो वो क्या करेगा? वो तो आंसर नहीं देगा, आएगा जो उसे बतानी है। समाज सम्मत ही जवाब देगा वो। क्यों? क्योंकि रियल आंसर वो नहीं देगा, और जब रियल आंसर नहीं देगा तो फिर आप उसके माइंडसेट का पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक्सट्रेनियस या कंफाउंडिंग के नाम से जानते हैं। दोज इफेक्ट आर रिजल्ट्स, दोज मे बी, जिनको हम पता भी लगा सकते हैं बट पता भी नहीं लगा सकते, और उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको रिमूव करने का प्रयास करें। ठीक है, वो वेरिएबल्स बेसिकली एक्सट्रेनियस या कंफाउंडिंग वेरिएबल के नाम से जाने जाते हैं। और वो प्रभाव डालते हैं तो फिर सबका ही प्रभाव डाल रहे होंगे, सब पे ही डाल रहे होंगे, इसलिए वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। जैसे हम शाम को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो शाम को तो भाई सभी का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, इसलिए सबके पर ही प्रभाव डल रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा इफेक्ट उन वेरिएबल्स का नहीं पड़ता। चलिए, अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। वेरिएबल में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही समझ लो तो बेहतर है। आप इससे ज्यादा पढ़ोगे कंफ्यूजन होंगे आपको। कुछ क्वेश्चंस हो आपके, कुछ समझना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो बताइए। सर एक बार इंटरवेनिंग वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल में वन लाइनिंग में डिफरेंस बता दीजिए। इंटरवेनिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग मतलब जो हमने लास्ट में बताया है ना। इंटरवेनिंग मतलब जो हमने फर्स्टली बताया था। फर्स्टली मतलब हाइपोथेटिकल। हमने कहा था कि दीज आर हाइपोथेटिकल वेरिएबल्स, है ना। और जो जर्नली चेंज करते हैं चीज को इंटरनली और एक्सटर्नली, हम उनको कंसीडर नहीं कर रहे, हम इनको कंसीडर नहीं करते, उनके इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते, और कोशिश करते हैं कि ये इफेक्ट पड़ भी रहा है तो
ज्यादा मतलब हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। रिजल्ट पे कोई ऐसा फर्क नहीं डालता है जो अपनी रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट मानते हैं और उसके इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, स्टेटिस्टिकली एनालाइज करते हैं, तो वो इंट्रैक्शन इफेक्ट के अंतर्गत हम उसका काउंट करते हैं, वो मॉडरेटिंग वेरिएबल के रूप में माने जाते हैं। सिंपल सा है, एक जगह तो महत्व नहीं देना, दूसरी जगह महत्व देना, अपने रिजल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट मानना। महत्व नहीं दे रहे हैं मीन्स वी आर डूइंग मीडिएटिंग, वी आर मीडिएटिंग दोस। और जब हम महत्व दे रहे हैं, उनका इंटरेक्शन इफेक्ट देख रहे हैं, तो वो हो गया मॉडरेटिंग वेरिएबल। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? सर कंट्रोल्ड वेरिएबल में एनकोवा का जो प्रभाव अभी आपने बताया, आवाज नहीं आ रही है मनोज जी आपकी। हाँ सर, ये जो कंट्रोल वेरिएबल के साथ एनकोवा का इफेक्ट आपने जो बताया, एक बार सर फिर से बता दीजिए। बहुत आसान सी बात है कि कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं ना जिनको हम चाहते हैं, वो प्रभाव तो डालेंगे भैया अपना, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका प्रभाव कंट्रोल हो जाए। जैसे अचीवमेंट है, आप 40 लोग हैं, मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का टेस्ट अप्लाई कर रहा हूं आपको। अब हम फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ मान ले रहे हैं कि आप पढ़े हैं मनोज जी दिल्ली यूनिवर्सिटी CI से, ठीक है, और अग्रवाल जी पढ़े हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से जहां गए नहीं कभी भी एमएड में, और श्वेता पढ़ी है BHU से, डेली गई हैं। 3 लोग हो गए। एक तो CI से पढ़ा है, बढ़िया रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, BHU भी अच्छा है, और एक है BHU थोड़ा उससे डाउन मानेंगे कि बहुत अच्छा है, BHU भी अच्छा मानेंगे, और एक प्राइवेट से, और एक पढ़े हैं प्रिया माने पढ़ी हैं कानपुर यूनिवर्सिटी से। 4 लेवल के हो गए इंस्टीट्यूशन। अब आप क्या है, मैं ले रहा हूं टेस्ट आप चारों का, किसका? रिसर्च मेथोडोलॉजी का, क्योंकि मैंने पढ़ाया है आपको 2 महीने, तो मुझे जानना है कि भाई आपका क्या इफेक्ट रहा मेरे पढ़ाने का। मैंने टेस्ट लिया, मुझे तो जहां रिजल्ट पता ही है पहले से, क्योंकि मनोज ने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनको सब कुछ आता है ना। प्रिया ने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है क्योंकि कानपुर से ही पढ़ा है। सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। और पावक अग्रवाल ने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये तो नील बटा सन्नाटा थे रिसर्च में। अब आपका चारों का टेस्ट ले लिया मैंने, नंबर आए, अब नंबर में कोई कंपैरिजन है क्या? कुछ बताएंगे मुझे वो कि क्या है? मान लिया मनोज के बहुत अच्छे नंबर आए, अग्रवाल के सबसे कम अच्छे नंबर आए, तो क्या है? ठीक है, नंबर एक्सेप्ट कर लिए हमने, लेकिन हमें तो आपका क्योंकि आपका जो एक प्री अचीवमेंट है वो इफेक्ट डालेगा नंबर्स पर। प्री अचीवमेंट मतलब आपका जो पूर्व ज्ञान है। अब मेरा अच्छा यह होता कि मैं चारों का आपका एक टेस्ट लेता रिसर्च मेथोडोलॉजी का, वो जो आपका अचीवमेंट टेस्ट है उससे सिमिलर टेस्ट होता, क्वेश्चन अलग होते, टेस्ट का लेवल सिमिलर होता। उस टेस्ट को आप पे अप्लाई करता, आपके स्कोर्स आते, उनको मैं रख लेता, फिर मैं पढ़ाने के बाद 2 महीने बाद आपका टेस्ट लेता, है ना। फिर जो रिजल्ट आते उनको उस जो पहला टेस्ट है उसके आधार पर, है ना, उसके आधार पर मैं इस दूसरे टेस्ट का एनालिसिस करता। तो उसके लिए एक रिसर्च मेथड, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। ठीक है, उसमें क्या होता है एनकोवा में जो पूरा ऐसे इफेक्ट हैं जो इसको कहते हैं कोवेरिएट,
प्री टेस्ट है, मान लीजिए इसको कोवेरिएट कह रहे हैं हम, इसका इफेक्ट नलीफाई कर देता है वो टेस्ट। तो एनकोवा में ले लिया, लगाया मैंने, तो पुराना जो टेस्ट का प्री अचीवमेंट का टेस्ट है उसको लेके, उसके वजह से पोस्ट अचीवमेंट पे फर्क नहीं पड़ता, वो नलीफाई हो जाता है। या डिजाइन प्रोसीजर्स, हम ऐसा ग्रुप लें, हम जैसे 4 लोग थे आप, तो मैंने एक ग्रुप ऐसा बनाया कि मनोज और अग्रवाल को एक ग्रुप में रखा, क्योंकि मुझे पता है कि अग्रवाल के बहुत कम स्कोर आएंगे क्योंकि वो प्राइवेट से पढ़े हैं, बहुत कहीं गए नहीं स्कूल, इनके ज्यादा आएंगे। तो मैंने एक डिजाइन ऐसा बनाया, इन दोनों को एक ग्रुप में रखा। 2 लोग जो थे श्वेता और प्रिया, वो क्योंकि कम से कम ऐसा मोर और लेस सिमिलर स्कोर आएंगे तो उनको एक ग्रुप में रख लिया। पहले से अज्यूम कर लिया कि ग्रुप में डिफरेंसेस ना हो ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर डिजाइन प्रोसीजर के थ्रू मैंने कंट्रोल कर लिया इफेक्ट को। जैसे एज, अब मुझे भाग दौड़ का अध्ययन करना है, ठीक है। अब श्वेता की एज है 52, है ना। लड़कियों की एज 20 साल ज्यादा बता दो तो फिर वो गुस्से में आ जाती हैं, तो उनकी है मान लें 52 और मनोज की है 30। अब इनको दोनों को दौड़वा रहे हैं भाई हम, तो कौन तेज दौड़ेगा? मनोज ही दौड़ेगा ना, क्योंकि उसकी एज कम है। अब एज के इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो कैसे? हम 52 के मान लिया श्वेता है, तो हमें दूसरा बंदा भी 52 का चाहिए, तो हमने क्या किया? डिजाइन प्रोसीजर। या मनोज 30 का है तो हमें दूसरा व्यक्ति भी जो ले रहे हैं वो 30 का ही लें, वो बात अलग है, तो कंडीशन होती है, कोई फिट होता है कोई फिट नहीं होता। तो हम फिर ये और देखें एक प्रोसीजर कि फिट बंदे लें जो दौड़ भाग कर सकते हो। तो ये दीज आर डिजाइन प्रोसीजर्स, ये डिजाइन प्रोसीजर है। डिजाइन के थ्रू, यानी कि हमारा जो रिसर्च डिजाइन हमने यूज किया वो ऐसा ही किया, जहां हमने इतने लोगों को सिलेक्ट किया, मतलब एक जैसे एज के ग्रुप के लोगों को ले लिया, एक जैसे जेंडर के ग्रुप लोगों को ले लिया, एक जैसे SCS के लोगों को ले लिया। हमने हायर ग्रुप का ही लिया, पैसे के प्रति अभिवृत्ति जाननी है, हायर का ही लिया, मीडियम वालों को, लो वालों को लिया ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि दे आर हैविंग मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस। तो ये डिजाइन प्रोसीजर के थ्रू होता है। स्टैटिस्टिकली कर लो, एनकोवा लगा लो, स्कोर ले लो, उनके जेंडर के स्कोर ले, उसके IQ के स्कोर ले लिए, पर्सनैलिटी के स्कोर ले लिए, उसको कोवेरिएट के रूप में लगा के उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दिया थ्रू स्टैटिस्टिक्स। या डिजाइन ऐसे किया कि हमने वो हाई पर्सनैलिटी, मतलब जो इंट्रोवर्टी लिए, सारे एक्सट्रोवर्टी लिए, हमने उसके आधार पर चेंजेस आएंगे, ऐसी कंडीशंस हमने नहीं रखी। क्लियर हुआ अब? जी सर, बहुत अच्छे से। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न हो तो बताओ। फिर हम दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे थोड़ी देर में। क्लियर होगा ना? वेरिएबल, आप कंफ्यूजन तो नहीं हो ना? कोई टेंशन नहीं, फालतू की ज्यादा चीजें पढ़नी नहीं, उतना पढ़ो जितना जरूरी हो। पहला जी सर, वेरिएबल 2 प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, सतत और असतत। सतत वो होते हैं जिनमें एक कंटिन्यूअस में होता अचीवमेंट टेस्ट है, हाइट है, वेट है, दीज आर कंटिन्यूअस वेरिएबल। असतत कैटेगरिकल वेरिएबल के रूप में जाने जाते हैं, जैसे जेंडर है, SCS है, एज है, मेल फीमेल है। अब हम बात आगे करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की करते हैं, डिपेंडेंट की करते हैं। इंडिपेंडेंट का इफेक्ट डिपेंडेंट पे पड़ता है। इंडिपेंडेंट के कई लेवल होते हैं, कई तरीके के इंडिपेंडेंट होते हैं। मीडिएटिंग, इंटरवीनिंग होते हैं, जो सेकेंडरी इंटरेस्ट के होते हैं, जो प्रभाव डालते भी है ना, तो इतना प्रभाव नहीं डालते कि कुछ ज्यादा दिक्कत होगी। जैसे कई बार होता है ना, हम एग्जाम्पल नहीं होता है, जैसे घर में कोई लोग बहुत ज्यादा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, उसकी बात को ध्यान ही देना बंद कर देते हैं हम। जैसे हम जा रहे हैं बाहर, तो घर का कोई सदस्य होगा जो हमेशा चल दिया फिर बाहर, इस बाहर ही घूमता रहा कर, यही काम है तुझे। तो थोड़ी बार बार ये कहता रहेगा तो हम क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते कि इसका तो काम ही है, काम कहना ही है उसको। यदि ये नहीं कहेगा तो
तो दिक्कत है, मतलब वो एबनॉर्मल है इस समय। यदि नहीं कह रहा तो यदि कह रहा है इट मीन्स वो नॉर्मल है, समझ रहे हो? तो ऐसे सेकेंडरी इंटरेस्ट है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट लेट इट बी, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वेरिएबल मीडिएटिंग होते हैं, जो प्रभाव डालते भी है ना तो डालने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना हमें। लेकिन मॉडरेटिंग प्रभाव पड़ता है। मान लिया किसी की नई नई शादी हुई और उसकी सास ने बोल दिया फिर चल दी तुम तो बाहर, यही काम है तुम्हें, तो नई नई शादी हुई है तो प्रभाव पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, वो जिसकी शादी हुई है वो फिर गुस्सा करेगी, अपने हस्बैंड से बोलेगी, फिर इंटरेक्शन होगा, है ना, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, तो इंटरेक्शन इफेक्ट होगा। तो यहां पर इंटरेक्शन इफेक्ट देखना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट का होता है, वो उसका रोल इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए। ठीक है। ट्रीटमेंट जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने आप में होता है, वो ट्रीटमेंट वेरिएबल। कंट्रोल का हमने बता ही दिया, जिसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि अननेसेसरी इफेक्ट ना डाले। ये कंट्रोल कैसे करते हैं? या तो हम एनकोवा जैसी स्टेटिस्टिकल टेक्निक, या हम कोई, जैसे हम करते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मेलिटी चेक करते हैं ना डेटा की। यस सर। उसमें एक प्रोसेस होता है कि हम जो सिरों के बहुत ज्यादा ऊपर स्कोर होता है, आउटलायर्स होती हैं, आउटलायर्स को हटा देते हैं। जैसे एक स्कोर है 500 लोगों का, उसमें 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर बहुत है 99%, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका होता है 3, 4, 5 बिल्कुल 0 स्कोर होता है। तो हम क्या करते हैं, वो हमारी नॉर्मेलिटी को इफेक्ट करते हैं स्कोर्स। तो हम क्या करते हैं, उन लोगों को छोड़ देते, काट देते हैं, उनके स्कोर्स को, आउटलायर्स को काट देते हैं, हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो वो क्या, स्टैटिस्टिकली हम वहां पर नॉर्मेलिटी लाने का प्रयास, ऐसे ही हमारे यहां पर वेरिएबल्स में भी है, वी ट्राई टू मेक देम नॉर्मल। ठीक है, न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं उसके इफेक्ट को, तो इसलिए हम एनकोवा जैसे स्टैट्स यूज करते हैं। नॉर्मेलिटी के लिए हम यहाँ पर रिमूविंग और कटिंग या आउटलियर्स को करना, या स्टेटिस्टिकली टेस्ट यूज करना जैसी चीजें यूज करते हैं। डिजाइन मतलब, डिजाइन में हम उन लोगों को डेलिबरेटली कम या ज्यादा करके देख लेते हैं। ठीक है, ये होता है डिजाइन प्रोसीजर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अब थोड़ा सा ब्रेक ले लें, फिर दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। ओके सर। कितनी देर में? 15 मिनट सर। कितनी देर का ब्रेक है? 15 मिनट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जी सर, जी सर। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है, तो हम फिर 15 से 20 मिनट में जुड़ते हैं, है ना? ओके सर। थैंक यू सर। ओके।